हार्डी संधू के गानों ने मचाया धूम। और खबरों को विस्तार से अब देखते हैं तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग लगातार उठाई जा रही है। बागेश्वर धाम सरकार ने मांग को दोहराया है और कहा है कि पॉपुलैरिटी नहीं, हिंदू राष्ट्र चाहिए। देखिए रिपोर्ट। बागेश्वर धाम की गौ माता की हिंदू राष्ट्र को। ये सनातन की आवाज है। सनातन धर्म की व्यापकता हिंदू राष्ट्र है। ये सनातन की हुंकार है। भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। भारत हिंदू राष्ट्र को भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो सामाजिक सनातनता होगी। मांग जोरदार है। बागेश्वर धाम की गौ माता की भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो सामाजिक सनातनता होगी, एकता होगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहे हैं। बागेश्वर सरकार से अर्जी और चमत्कार के दावों के बीच शास्त्री जितनी तेजी से सुर्खियों में आए, विवादों में भी उतनी तेजी से घिरते गए। विरोधियों के हर सवाल का बेबाकी से जवाब, चुनौतियों पर करारा हमला और इस तरह से बुलंद होती गई सनातन की आवाज, हिंदुओं की एकता का पैगाम और हिंदू राष्ट्र की हुंकार। शास्त्री अब अर्जियों तक सीमित नहीं है, संदेश साफ है, पॉपुलैरिटी नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र और रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ चाहिए। ना तो हमें पॉपुलैरिटी चाहिए, हमको तो केवल भारत में रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ और सनातन धर्म की व्यापकता हिंदू राष्ट्र चाहिए। जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने दृढ़ता पूर्वक कहा, भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मांग दोहराई, हिंदुत्ववादी संगठनों की तो जुबान पर हिंदू राष्ट्र रहता है। कई संतों ने इसका समर्थन किया। बीते दिनों खुले मंच से धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र भारत की जयघोष की। सियासतदान भी रेस में पीछे कहां हैं। देखिए, बागेश्वर धाम के संत जी ने जो कहा, हम उसके पूर्णता समर्थन में है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी धर्म आधारित राजनीति नहीं करती है, जैसा अन्य राजनीतिक दल करते हैं। और संत समाज, धर्म और आध्यात्म ये राजनीति के मार्गदर्शक और संरक्षक हैं। और ये किसी भी दल के नहीं होते, पूरे धर्म के, समाज के होते हैं, देश के होते हैं। तो मैं उनकी बात से पूर्णता सहमत हूं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में यही कहा गया है कि जो धर्म है उसे राजनीति से अलग रखना चाहिए। और जब उन्होंने अब स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो केवल हनुमान जो भक्त हैं उनके, तो ये तो भक्तों का आस्था है, आस्था का केंद्र है। और संत समाज जो है और साधु संत जो होते हैं वो हमारे समाज के लिए जो भी बात कहते हैं, वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म उनकी बातों का अनुसरण करता है। तो उन्हें भी इसी तरीके से अपनी बातों को भक्तों के बीच रखना चाहिए। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा आए दिन हिंदू राष्ट्र को लेकर टिप्पणी करती रहती हैं। अब चुनाव नजदीक है तो धाम में सियासतदानों का जमावड़ा होने लगा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ बागेश्वर धाम गए तो सामूहिक विवाह कार्यक्रम में खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। दरबार से इन सियासतदानों की अगर आशीर्वाद के अलावा भी कुछ अपेक्षाएं हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ साफ कह दिया है, हमसे कुछ अपेक्षा ना रखना। सरकार से मांग है, न हम किसी सरकार या पार्टी के पक्षधर हैं, न आंतरिक न बाहर। और हम बड़ी गंभीरता पूर्वक प्रार्थना करें, कोई भी पार्टी हमसे अपेक्षा मत रखना, आशीर्वाद के अलावा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग आज की नहीं है। हिंदुत्ववादी संगठनों की आवाज बनकर सालों से ये मांग गाहे बगाहे उठती रही है। पंथ निरपेक्ष भारत पर वाकई हिंदुत्ववादी संगठनों की मांग का असर होगा, वो भी तब जब एक धड़ा बहुत ही मजबूती से कह रहा है, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और देश संविधान से चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति 2023 आ चुकी है और आबकारी नीति में क्या है यह तो उत्सुकता का मसला था ही, लेकिन सियासत की निगाहें इस पर गड़ी हुई थी कि एमपी में शराबबंदी को लेकर आंदोलन छिड़े उमा भारती का रुख क्या होगा। अब उमा भारती के रिएक्शन से सत्ता पक्ष ने राहत की सांस ली। उमा भारती ने नई शराब नीति के साथ मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी तो कांग्रेस इसे चुनावी स्टंट बताने लग गई। देखिए। मध्य प्रदेश की आबकारी नीति 2023 मंजूर हो गई। नई शराब नीति में शराब पीने के नए पैमाने बनाए गए हैं। मसलन की आहतों और दुकानों में बैठकर शराब नहीं पी जा सकेगी। शराब पीकर वाहन चलाने पर पहली और दूसरी बार लाइसेंस एक तय मियाद के लिए रद्द होगा, लेकिन फिर पकड़े गए तो आजीवन लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। कई नए प्रावधान शराब नीति को हतोत्साहित करने वाले हैं। शराबबंदी के लिए मुकर रही उमा भारती भी शराब नीति पर गदगद हो गईं। हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश में शराब की दुकान के साथ अहाते नहीं होंगे। नई नीति में अहातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि कोई धार्मिक, शैक्षणिक ऐसे जो स्थल है, शैक्षणिक में चाहे वो पहले लिखा हुआ था आबकारी नीति में गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, लेकिन अब कोई भी स्कूल और कॉलेज हो, शराब की 100 मीटर तक आसपास कोई दुकान नहीं होगी। पहले 50 मीटर ये सीमा हुआ करती थी। नई शराब नीति के जब प्रावधान सामने आए तो सत्ताधारी दल पक्ष में कसीदे गढ़ने लगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव की माने तो शराब नीति में अहाते बंद करने का प्रावधान झुनझुना मात्र है। ट्वीट कर उन्होंने पूर्ण शराबबंदी की मांग कर दी तो कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा इसे केवल चुनावी स्टंट करार देते हैं। धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को। इतने ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उन्होंने केवल महिलाओं के हित में नहीं लेकिन प्रादेशिक हित में 9 करोड़ प्रदेश की जनता के हित में लिया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और दिल की गहराइयों से धन्यवाद। उमा भारती ने कहा था कि टोटल शराबबंदी होना चाहिए। भाई शराब अगर बिकेगी वो भी कंपोजिट के देसी में विदेशी भी बिकेगी और आदमी उसको लेगा, 10% उसका रेट भी बढ़ाने की बात आई है उसमें, तो वो कुल मिला के पुरानी बोतल में नई शराब की जो कहा हुए थे वो है। अब नई शराब नीति या इसके प्रावधानों पर आम जनता की क्या राय है, ये भी सुनिए। इनने अभी बोला है कि 50 मीटर, हम ये चाहते हैं कि 500 मीटर वो दायरा हो, क्योंकि मंदिर, कॉलेज, स्कूल, इससे मतलब 500 या 1 किलोमीटर कम से कम दायरा होना चाहिए। 50 मीटर तो फिर भी कम है। इसमें अभी नहीं है, जो चीज़ मिसिंग में बता देता हूँ कि एक एज लिमिट होनी चाहिए कि शायद 21 साल से कम के बच्चों को, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स को शराब बेची ही ना जाए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रिक्टली फॉलो करी जाए, क्योंकि अर्ली एज में ही शराब की लत लगती है। शराब पर विपक्ष भी उतना मुखर नहीं था जितना पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती, लेकिन नीति आई तो उमा भारती ने सीएम की जमकर तारीफ की। सीएम ने भी साफ किया कि ये शराब पीने को हतोत्साहित करने वाली नीति है। अब सरकार जहां खुद की पीठ थपथपा रही है तो विपक्ष से जनता के हाथ में पकड़ाया झुनझुना साबित करने में जुटा है। ग्वालियर से सुशील कौशिक, भोपाल से वासु चौरे, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस में हड़कंप है और इसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया। कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है और राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी ईडी से रेड करवा रही है। लेकिन बीजेपी ने भी कहा कि सबूत के आधार पर कार्रवाई हो रही है। बीजेपी ने भी जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर सियासत तेज हो चुकी है। सोमवार को ईडी ने राजधानी रायपुर, भिलाई समेत कई जगहों पर छापेमारी की। सुबह 5 बजे से ईडी की टीम प्रदेश में 12 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं के घर पर छापे मारने पहुंची।
जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं के समर्थन में ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि 4 दिनों के बाद रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन होना है। तैयारियों में लगे साथियों को इस तरह रोककर बीजेपी हमारे हौसले तोड़ नहीं सकती। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता और अडानी की सच्चाई खुलने से बीजेपी डरी हुई है। मुख्य रूप से डरे हुए लोग हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं कितनों पर भारी पड़ता हूं। आज जब लगातार ये रेट डाल रहे हैं, इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। भारत जोड़ो यात्रा में जो सफलता मिली, राहुल जी के नेतृत्व में जो यात्राएं हुई कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उससे भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी कांग्रेस से डरी हुई है। मोदी जी की सरकार विपक्ष की आवाज उठने नहीं देना चाहती। माननीय मोदी जी की सरकार जिस तरह की दमनकारी नीतियों को अपना रहे हैं, विपक्ष की आवाज उठने नहीं देते, चाहे संसद में हो चाहे बाहर। संसद में हमारे नेताओं के वक्तव्य को स्पंज किया जाता है ताकि जो इनके साथी हैं, जिन पर असली मायने में रेड होना चाहिए, उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठे। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि देश में अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, लेकिन क्या वहां पर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? लेकिन विपक्षी दलों के राज्यों की सरकारों की यहां छापे मारे जा रहे हैं। कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करने छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे मारे जा रहे हैं। भाजपा जब राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पाती तो 10 छापे ईडी में मारे हैं, 95% छापे विपक्ष पर ईडी में मारे हैं। वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का पलटवार भी सामने आया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि सबूत के आधार पर ईडी ने कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाइयां लंबे समय से चल रही है। लगातार जांच का काम चल रहा है और आज जो ईडी के छापे पड़ने की खबर है, ये भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को पुख्ता करता है कि छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार है। छत्तीसगढ़ के गरीबों के खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बीच कांग्रेस नेताओं के घर ईडी की दबिश से सियासत गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी विधानसभा चुनाव इसी साल है और इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस तैयारियों को तेज कर चुके हैं। लेकिन पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह एक ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट में अपनी ही पार्टी को आईना दिखा रहे हैं, या यूं कहें कांग्रेसी कह सकते हैं कि सवाल उठा रहे हैं। इस पर सियासत तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के एक और ट्वीट पर मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। दरअसल लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि समूचे विपक्ष की एकता की चर्चा जोरों पर है, लेकिन जब तक बैठकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार नहीं किया जाएगा, परिणाम नहीं आने वाले। केवल आलोचना कर हम वोट नहीं ले सकते। लक्ष्मण सिंह के ट्वीट ने बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया। बीजेपी कहती है कि लक्ष्मण सिंह कई बार अपनी बात बेबाकी से कहते हैं। विपक्ष के पास आलोचना के अलावा कुछ नहीं है। विपक्ष के पास नेता भी नहीं है।
कार्यक्रम नहीं है, नीति नहीं है, ये लोग मोदी जी के सामने टिक नहीं पाएंगे। सिर्फ विरोध विरोध विरोध, सिर्फ आलोचना आलोचना आलोचना, इससे वोट नहीं मिलते। आपको सकारात्मक कुछ देना पड़ेगा समाज को। आपको एक ऐसा अपना एक एजेंडा सेट करके देना पड़ेगा जिसपे जनता आपको विश्वास कर सके। परंतु अभी नेतृत्व की कमी है कांग्रेस में, नेता नहीं है विपक्ष में, कार्यक्रम नहीं है विपक्ष के पास में, नीति नहीं है विपक्ष के पास में। इन सब चीजों के अभाव में राजनीतिक दल के रूप में विपक्ष चाहे एक हो जाए पर मोदी जी के सामने टिक नहीं पाएगा। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का कहना है कि 2018 की तरह हम संगठन को मजबूत करके 2023 का चुनाव जीतने जा रहे हैं और यही कारण है कि बीजेपी आलोचना कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने संगठन को मजबूत करके जिस तरीके से 2018 में हमने चुनाव लड़ा है, ठीक उसी तरीके से संगठन को मजबूत करते हुए हम 2023 का चुनाव जीतने जा रहे हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अब आलोचना पर उतर गई है। माननीय दिग्विजय सिंह पूरे 230 विधानसभाओं पर जा रहे हैं तो भाजपा ने आलोचना करना शुरू कर दी। माननीय कमलनाथ जी के दौरे शुरू हो गए हैं, हर जगह कमलनाथ जी पहुंच रहे हैं, भाजपा ने आलोचना शुरू कर दी। तो अब भारतीय जनता पार्टी का काम केवल कांग्रेस की आलोचना करना रह गया है, कांग्रेस के बड़े नेताओं की आलोचना करना रह गया है। यही बात उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से कही है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई के सवाल ने प्रदेश कांग्रेस की चिंता को बढ़ा दिया है। दरअसल प्रदेश में कांग्रेस के 1.5 साल के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो 19 साल से सत्ता बीजेपी की है और इस बीच कांग्रेस की खींचतान और गुटबाजी के कारण भी स्थिति ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। कवर्धा में करोड़ों की लागत से बना पर्यटन मंडल का आलीशान रिजॉर्ट कबाड़ में तब्दील हो गया है। लापरवाही और देखरेख के अभाव में यह भवन अव्यवस्था की भेंट चढ़ा है, जिसे कुछ साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से बनवाया गया था। देखिए जरा। टीवी स्क्रीन पर दिख रही इन तस्वीरों पर जरा गौर करिए। क्या इसे देखकर आप एक मिनट के लिए भी ये सोच सकते हैं कि ये कोई सरकारी भवन हुआ करता होगा? जी हां, ये सच है। यह है कवर्धा में पर्यटन मंडल का रिजॉर्ट, जिसे कुछ साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से बनवाया गया। मकसद था जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिले। सरकार का यह उद्देश्य पूरा होना तो दूर की बात, अब इस भवन की हालत ऐसी है कि यहाँ कोई कदम भी नहीं रख सकता। पूरा टूट फूट गए है सर। 200 साल से मतलब रथ पड़े। जी कौन देख रेख नहीं कर रहे थे? देख रेख कर मोला रख रहे हैं सर, चौकीदार का काम कर सकता है? रखवाली दर रखे हैं सर, बाकी सब घर चल देता ना तो सब चुरा चुरा ले जाते। का सामान सब ले गए? ये मतलब ये स्टील के ग्रिल रही से जो बाउंड्री, हाँ, बोला ये जाली, हाँ, एसी, पंखा, बिजली। हाँ। लापरवाही और देखरेख के अभाव में आलीशान सा दिखने वाला रिजॉर्ट कबाड़ में तब्दील हो गया। भवन के कई हिस्से गिरने लगे हैं। कमरों के फॉल सीलिंग, कांच, खिड़की, दरवाजे कुछ भी नहीं बचे। इस वक्त ये भवन असामाजिक तत्वों का डेरा बनकर रह चुका है। रिजॉर्ट के ज्यादातर कीमती सामान को चोरी कर लिया गया, लेकिन इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं। इस मामले में न्यूज़ 18 ने जब इस मुद्दे को उठाया तो कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने कहा कि इसे लेकर जल्द ही कोई फैसला करेंगे। पर्यटन विभाग से बात करेंगे। अगर किसी निजी संस्था का प्रपोजल आएगा तो विभाग से चर्चा कर आगे की कार्रवाई भी करेंगे। देखिए, टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंतर्गत है ये। अब हम उससे पत्राचार करते हैं, जो भी उसका उचित उपयोग होगा वो करने की कोशिश करेंगे। निजी सेक्टर को देने की कोई तैयारी? ये चूंकि डिपार्टमेंट के से संबंधित है तो इस लेवल पे तो कोई डिसीजन नहीं हो सकता। ऐसा कोई प्रपोजल आएगा तो हम ऊपर में जो अनुमति के लिए सक्षम अथॉरिटी है वहाँ बात किया जाएगा। बहरहाल ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि सिर्फ कोई ढांचा या बिल्डिंग बना देने भर से कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए योजना का दूरदर्शी होना और उसका व्यवहारिकता की जमीन पर ढलना बेहद जरूरी होता है। कवर्धा से न्यूज़ 18 के लिए मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।